सेंचुरी को पढ़ेंगे सबसे पहले, क्योंकि यहाँ से क्या होगा, आपका जो कंसेप्ट है ना वो और क्लियर होगा कि चल क्या रहा है। 16वीं सदी में भारत, यानी कि 1500 से लेकर 1600 के बीच में, या हम इसको इस तरह से भी कनेक्ट कर सकते हैं कि 15th और 16th में भारत की कंडीशन कैसी थी। ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो हम इसको 16th ही लेकर चलते हैं कि 1500 से लेकर 1600 के बीच में क्या भारत में हुआ। और या फिर स्पेशली हम इसको लिंक करेंगे बाबर के अराइवल के साथ। तो यहाँ पे जो रेफरेंस होगा, जब आप मेंस में भी लिखेंगे तो यहाँ पे जो रेफरेंस होगा वो बाबरनामा होगा। हम कह सकते हैं कि बाबर ने बाबरनामा में क्या क्या बताया। तो बाबर ने बाबरनामा में इंडिया के रीजन के बारे में बताया। तो सबसे पहले उसने बोला नॉर्थ के बारे में। तो नॉर्थ में ही जस्ट मेंशन पंजाब एंड दिल्ली, आगरा, सिर्फ इसके बारे में, नॉट कश्मीर। कश्मीर के बारे में उसने नहीं बताया। और ये ड्रॉबैक भी है बाबरनामा का कि बाबरनामा ने पूरे रीजन के बारे में नहीं बताया, पहला पॉइंट। दूसरा, फिर उसने वेस्ट के बारे में बताया। तो वेस्ट में उसने क्या कहा, गुजरात। और गुजरात का जो रूलर उसने बोला कि गुजरात में उस टाइम पे जो गुजरात की जो सल्तनत थी उसका जो रूलर था उसका नाम था मुजफ्फर शाह। मुजफ्फर शाह। और इस मुजफ्फर शाह के बाद जो दूसरा पर्सनालिटी जो यहाँ पर आया था, ठीक है, मुजफ्फर शाह के बाद उसका नाम था बहादुर शाह। आएगा ये नाम तो अभी ध्यान रखना, मुजफ्फर शाह, बहादुर शाह, ये दोनों क्यों फेमस थे, जस्ट बिकॉज ऑफ द ट्रेड एंड कॉमर्स। इनका बहुत स्ट्रांग कोस्ट, जो स्ट्रांग होल्ड था गुजरात के कोस्ट की तरफ को। तो बाबर ने बाबरनामा में इसके बारे में भी बता दिया, नॉर्थ के बारे में भी और वेस्ट के बारे में भी। देन उसने बोला दक्कन के बारे में। दक्कन के बारे में बाबर ने ये कहा कि दक्कन में ना एक किंगडम था जिसका नाम था बहामनी किंगडम। पढ़ेंगे हम इसको डिटेल में कि किंगडम है क्या। बहामनी किंगडम ये टूट गया था, डिसइंटीग्रेट हो गया था। और ये डिसइंटीग्रेट किस में हो गया था, ये डिसइंटीग्रेट हो गया था अहमदनगर, गोलकोंडा। ये अकबर के टाइम पे भी, उसके बाद जहांगीर के टाइम पे भी, ऑलमोस्ट औरंगजेब के टाइम पे तो ये बहुत ज़्यादा, गोलकोंडा, बीजापुर, ये बहुत ज़्यादा एक्टिव है। बीजापुर, बेरार, BERAR, बेरार। और फोर्थ वन है बिदर, मतलब फिफ्थ वन, सॉरी, बिदर। तो ये जो बहामनी किंगडम, एक बड़ा राज्य जो कि दक्कन में हुआ करता था, वो 15th सेंचुरी में या 15th सेंचुरी के एंड में या 16th सेंचुरी में छोटे छोटे जो है वो इंडिपेंडेंट स्टेट्स में कन्वर्ट हो गया था। ये उसने दक्कन के लिए कहा। फिर उसने साउथ के लिए बोला कि साउथ में जो है वो विजयनगर एम्पायर था। और ये जो विजयनगर जो एम्पायर था ये बहुत स्ट्रांग था, और इसका जो रूलर था वो था कृष्णा देवराया। कृष्णा देवराया। और इनके पास, इसने कहा कि ये स्ट्रांग था तो इसके पास कल्चर भी था और मिलिट्री भी। तो विजयनगर एम्पायर कल्चरली भी रिच था और मिलिट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो जो है वो काफ़ी रिच था, ऐसा कहा। किसने कहा, ऐसा कहा बाबर ने बाबरनामा में। और बाबर ने एक और रीजन के बारे में बात करी, वो है बंगाल। और बंगाल को उसने ये कहा कि बंगाल का जो रूलर था ना उसका नाम था नुसरत खान, या नुसरत शाह भी बोलते हैं इसको। ये जो है वो उस टाइम पे बंगाल का रूलर था। तो मतलब अकबर ने, सॉरी, जो बाबर था उसने क्या किया, बाबरनामे में बता दिया कि कौन कौन उस टाइम पे रूल कर रहा था। तो हमें ये भी नॉलेज मिल गई कि उस टाइम पे पता चल गया कौन कहाँ रूल कर रहा है, ठीक है। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, नॉर्थ में ही आप लिंक कर सकते हैं राजपूत को भी, इसको हम अलग से डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि बहुत काम आने वाला है।
तो राजपूत में उसने बताया राणा सांगा के बारे में। ये वही राणा सांगा जिसको बाबर ये कहता है कि मुझे जो है वो इनवाइट किया था राणा सांगा ने अगेंस्ट इब्राहिम लोदी। बट लेकिन राणा सांगा से रिलेटेड जो सोर्सेज है और राजस्थान का जो इतिहास है उससे हमें ये पता चलता है कि एक बैटल हुई थी, बैटल ऑफ खातोली। ये बैटल हुई थी 1517 में, बैटल ऑफ खातोली। राजस्थान से राणा सांगा निकले थे और उन्होंने दिल्ली जाके इब्राहिम लोधी को, ये जो खातोली रीजन है यहाँ पर डिफीट किया था। ये अभी राणा सांगा के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, वहां पर आपको बताऊंगा कि ये कंसेप्ट है क्या। तो मतलब जो बाबरनामा में क्लेम करता है कि राणा सांगा ने मुझे इनवाइट किया था, वो सच भी हो सकता है, झूठ भी हो सकता है। तो बस लेकिन हमें जिस हिस्टोरियन का रेफरेंस यहाँ पर रखना है, तो बाबरनामा के रेफरेंस में हम लिख सकते हैं कि इनवाइटेड बाय राणा सांगा। और अगर हम अदर हिस्टोरियन को पढ़ रहे हैं, इरफान हबीब या सतीश चंद्र या बिपिन चंद्र या कोई और हिस्टोरियन का नाम आपको मिलता है, तो आप उसमें बता सकते हैं कि एक सच ये भी है कि जो खातोली की जो बैटल थी इसमें राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को डिफीट किया था। अब एक बार किसी पर्सन को ऑलरेडी हरा रखा है तो भाई बाहर से किसी पर्सन को बुलाने की जरूरत है क्या। तो ये भी एक पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना। अब देखो, ये तो नॉर्थ इंडिया की कहानी है या भारत की कहानी है 16th सेंचुरी में कि ये सब चल रहा है। अब इसमें ना तो देखो उड़ीसा के बारे में बताया गया, उड़ीसा में क्या कौन रूल कर रहा था, ना कश्मीर के बारे में है। तो मतलब बाबर ने बाबरनामा में जो हिस्ट्री जो बताया, जो लिखा उसने, वो भी एक तरह से पूरा सच नहीं था या पूरा इंडिया के बारे में नहीं बताया था। तो ये भी एक पॉइंट आपको जो है वो ध्यान रखना जब हम कंसर्न बता रहे हैं, जब हम चैलेंज बता रहे हैं रिलेटेड टू बाबरनामा। फिर उसके बाद अब मैं आपको एक प्रिंसिपल बताता हूँ हिस्ट्री का, जो आपको फॉर्मूला भी हम इसको कह सकते हैं, जो आपको हमेशा लिंक करके रखना है और ये आपके बहुत काम आएगा। वीक पॉलिटी, अगर पॉलिटी मतलब राजतंत्र अगर कमजोर है, ठीक है, वीक पॉलिटी, ठीक है, पहला पॉइंट। और रिच इकोनॉमी, अगर पॉलिटी कमजोर है और इकोनॉमी रिच है, मतलब वेल्थ बहुत ज्यादा है और उस वेल्थ को संभालने वाला कमजोर है, वीक है, तो क्या होगा, फॉरेन इन्वेजन। एक 1026 गजनी, गलत लिख रहा हूं, गजनी सोमनाथ मंदिर आजकल न्यूज में चल रहा है ना, सोमनाथ टेम्पल, 1000 साल कंप्लीट हुए हैं इसको। सोमनाथ मंदिर को उसने लूटा था। कारण क्या था, वेल्थ, रिच, बहुत रिच टेम्पल था लेकिन प्रोटेक्टेड बाय वीक पर्सन्स, उनके आपस में यूनिटी नहीं थी। तो मतलब फॉरेन इन्वेजन, कंसेप्ट ध्यान रखना। ट्रेड एंड कॉमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, हम लोग बहुत रिच थे, ट्रेड एंड कॉमर्स में बहुत प्रॉफिट होता था हमें। ब्रिटिशर्स आए और रिप्लेस कर दिया यहां के रूलर्स को, क्यों, क्योंकि वो कमजोर थे और पूरा कंट्रोल कर लिया ट्रेड एंड कॉमर्स के ऊपर। एक और पॉइंट, 1947 ब्रिटिशर्स भारत में कमजोर हो गए, हम इंडियंस, हम यंगस्टर्स, हमारे फ्रीडम फाइटर्स स्ट्रांग, कैपेबल, वी रिप्लेस ब्रिटिश। तो इंडियन लीडर्स रिप्लेस ब्रिटिश और डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भारत में शुरू हो गई। तो ये पूरा कंसेप्ट आता है कि अगर आप कमजोर हो तो आपको जो ताकतवर है वो रिप्लेस कर देगा। अगर पॉलिटी कमजोर है तो और इकोनॉमी रिच है तो फिर क्या होगा, फॉरेन इन्वेजन होगा। अगर पॉलिटी स्ट्रांग है, इकोनॉमी रिच है, तो फिर उसको कहते हैं गोल्डन एज। पॉलिटी स्ट्रांग, ठीक है, इकोनॉमी
स्ट्रांग। फिर उसको क्या बोलेंगे, गोल्डन एज। संभालने, पैसा भी बहुत है और संभालने वाला भी सही है, वेल्थ भी बहुत है, संभालने वाला भी सही है, तो वो होगी गोल्डन एज। और एक गोल्डन एज किसको कहते हैं, जब गुप्ता ने रूल किया था, जो गुप्ताज का पीरियड है उसको गोल्डन एज कहते हैं, 300 से लेकर 600 एडी के बीच में। तो ऐसा ही कंसेप्ट कुछ यहाँ पे भी अप्लाई होता है। तो अब देखो हमारे यहाँ पर हम क्यों कह रहे हैं कि इंडिया एक रिच इकॉनमी थी, तो वो हमने कल भी डिस्कस किया था कि हमारे पास रिसोर्सेज बहुत अच्छे थे, हमारे पास फर्टाइल प्लेन्स है, हमारे पास जो है वो पॉपुलेशन अच्छी थी उस टाइम के अकॉर्डिंग, हमारे पास जो रिसोर्सेज है उसमें मानसून भी है, हमारे पास पानी 12 महीने है, हम जो है वो ऑलमोस्ट ट्रेड एंड कॉमर्स जो रूट्स है उसमें जो है वो हम लिंक कर रहे हैं ट्रेड एंड कॉमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास अच्छे अर्बन एरियाज भी है। तो हमारे पास क्या है कि वेल्थ और जो कल्चर वो भी हमारा दोनों ही रिच था, ठीक है। अर्बन सेंटर्स भी हमारे पास अच्छे खासे थे। तो ये एक कंडीशन थी रिलेटेड टू आर इकोनॉमी कि हमारी इकोनॉमी रिच इकोनॉमी थी। देन उसके बाद बात करते हैं सोसाइटी को लेकर कि अपनी सोसाइटी कैसी थी। सोसाइटी इन द सेंस लाइक कि पीजेंट कैसे जो है वो उस टाइम पे थे, क्या क्या समस्याएं थी। तो देखो सबसे पहले पीजेंट की बात करते हैं। सिर्फ बात 16th सेंचुरी की करेंगे, हर सेंचुरी में पीजेंट की कंडीशन थोड़ी बदल रही है। कंडीशन तो वही रह रही है कि वल्नरेबिलिटीज हो रही है, बट लेकिन पहला जो कंडीशन बन रहा है, देखो टैक्स कलेक्ट करता था, टैक्स कलेक्शन मतलब रेवेन्यू। ये जो रेवेन्यू है ना, इसका जो मेजर जो सोर्स है ना, वो एक पीजेंट है, किसान है। किसान जो फूड जो प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, इसको फूड की जगह प्रोड्यूस रखो, किसान जो है वो जो प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, उसका एक शेयर जो है वो रेवेन्यू के फॉर्म में जाएगा। अब कितना शेयर जाएगा, जैसे मान लीजिए किसान ने क्या किया, 100% जो है वो ग्रो किया, 100% प्रोड्यूस किया, अब इसका 1/3 टैक्स की फॉर्म में जा रहा है। ये एक नॉर्मल कंडीशन है कि 1/3 टैक्स में पे कर रहे हैं, रेस्ट जो है फार्मर के पास रह रहा है। बट लेकिन अगर एडमिनिस्ट्रेशन करप्टेड है, अगर राजा इनकेपेबल है, तो वो क्या करेगा, या तो वो कोशिश करेगा कि आधे से ज़्यादा वसूल लो, या वो कोशिश करेगा 75% तक उठा लो। तो अगर 75% तक रेवेन्यू चला जाएगा तो सिर्फ फार्मर के पास 25% रहेगा, एक हिस्सा रहेगा, तो उसको सर्वाइव करना उसमें टफ हो जाएगा। तो मतलब पीजेंट के लिए तो प्रॉब्लम हो गई। एक तो ये पॉइंट कि रेवेन्यू कलेक्शन कैसे हो रही है, कितना कलेक्ट कर रहे हैं रेवेन्यू। तो इसलिए ये भी हम देखेंगे कि अकबर के टाइम पे रेवेन्यू कितना कलेक्ट होता था, ठीक है, और उसके बाद औरंगजेब के टाइम पे कितना कलेक्ट हो रहा है, किस तरह से कलेक्ट हो रहा है। एक तो ये पॉइंट हो गया रेवेन्यू को लेकर। दूसरा हो गया रिफॉर्म्स को लेकर। अब एग्रीकल्चर एक ऐसा कंसेप्ट है, अगर इसमें रिफॉर्म्स नहीं होंगे, ठीक है, अगर सरकार एग्रीकल्चर के बारे में नहीं सोचेगी, तो एक सॉइल, एक खेत या एक फील्ड कोई भी, ठीक है, हम ले लेते हैं कि एक खेत वो कितना टाइम तक प्रोड्यूस कर सकता है अगर उसमें प्रॉपर उसकी केयर नहीं की गई। प्रॉपर केयर मतलब रिफॉर्म नहीं हुए, सरकार ने पॉलिसी नहीं बनाई, सरकार ने जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं बनाए। तो इस रिफॉर्म्स अगर नहीं होंगे तो जो प्रोड्यूस है वो भी कम हो जाएगी। तो जो पहले 100% था वो 50% पे आ जाएगा, और वो 50% में भी फार्मर को शेयर करना मुश्किल हो जाएगा। वो कैसे रेवेन्यू फिर पे कर पाएगा। तो सरकार के पास रेवेन्यू जाना भी कम हो जाएगा, और किसान जो है वो और इम्पैक्ट होगा, उसके ऊपर और इम्पैक्ट पड़ेगा। तो मतलब हाई टैक्सेशन, ठीक है, हाई बर्डन, हाई रेवेन्यू बर्डन, और ऊपर से अनएम्प्लॉयमेंट, इन सभी की वजह से जो फार्मर की जो कंडीशन थी, जो पीजेंट की कंडीशन थी, वो वर्स्ट होती जा रही थी, वो वर्स्ट ही थी, ठीक है, जब तक रिफॉर्म नहीं हुए। और रिफॉर्म किसने किए, रिफॉर्म किए शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी ने जो रिफॉर्म किए उसको अकबर ने फॉलो किया। तो सूरी जो ये शेरशाह सूरी था, इसने सोचा सबसे पहले फार्मर के बारे में। तो 16th सेंचुरी की जो कंडीशन थी पीजेंट्स की वो अच्छी नहीं थी, उसके लिए जिसने सोचा वो थे शेरशाह सूरी सबसे पहले। देन उसके बाद देखो हमने तो ये पढ़ा कि बाबर जो है वो एडवांस वेपन लेकर आया था, बाबर ने गन पावर को बहुत हाई लेवल पर यूज़ किया। तो हमारे यहाँ पर कैसी कंडीशंस थी वेपन को लेकर 16th सेंचुरी में, हमारी यहाँ की जो लोकल थे उनकी मिलिट्री कैसे थी।
तो सबसे पहले तो जो हमारी जो मिलिट्री थी, उन्होंने जो टेक्नोलॉजिकल जो एडवांसमेंट हो रही थी ना, उसको प्रॉपर फॉलो नहीं किया था, उसको स्लो अडेप्ट कर रहे थे। हम लोग कह रहे थे स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। हम ये मतलब धीरे धीरे सीखेंगे, स्लो लर्नर हम कह सकते हैं। बट लेकिन हमें इसके रिजल्ट नहीं मिल रहे थे, क्योंकि अगर हम स्लो लर्नर है, अब हम गन चलाना आज सीखेंगे, पता चला सुबह कोई आके मार गया, तो कहानी तो वही हुई थी ना कि बाबर ने इतने स्मार्ट तरीके से जो है वो गन पावर का यूज़ किया था कि हम सोच भी नहीं सकते थे। क्योंकि 12,000 की आर्मी ने अगर 1 लाख लोगों को हराया, जिसमें 1,000 तो हाथी थे, 12,000 तो लोग ऐसे ही क्रश हो जाते अगर 1,000 हाथी उनके ऊपर चल जाते। बट लेकिन बाबर ने इतने ब्रिलियंट टैक्टिक्स को फॉलो किया कि उसने इतनी बड़ी आर्मी को डिफीट किया, जस्ट बिकॉज ऑफ जो उसके पास रिसोर्सेज थे उसको सही वे में यूटिलाइज किया। तो एक तो ये पॉइंट हो गया कि उन्होंने जो आर्मी थी वो स्लो लर्नर थी, इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट हमने फॉलो नहीं की थी। गन पावर जो बाबर ने यूज़ करी, हमारे पास भी थी, ऐसा नहीं था कि हमारे पास नहीं थी, बट लेकिन हमने उसका यूज़ सही तरीके से नहीं किया। हम बहुत कम जानते थे कि इसको सही तरीके से कैसे यूज़ किया जा सकता है। और जो हम लोग जो वॉरफेयर मेथड को फॉलो करते थे वो ट्रेडिशनल था। ट्रेडिशनल इन द सेंस लाइक कि यहाँ पर जो वॉरफेयर मेथड चल रहा था वो स्वॉर्ड्स के साथ, ठीक है, शील्ड के साथ ही चल रहा था। अभी भी तलवार लेकर ही लड़ने लग रहे थे। तो अब देखो, तलवार से मारने के लिए हमें किसी पर्सन के पास में जाना पड़ेगा, ठीक है। गन से तो हम दूर से भी उड़ा सकते हैं, और कैनॉन से तो पूरी की पूरी एक यूनिट को उड़ाया जा सकता है। तो बाबर ने इसका बहुत स्मार्ट तरीके से यूज़ किया, ठीक है। हमारे पास वेपन्स उतने एडवांस नहीं थे, ये भी एक कारण था। अब एलिफेंट, हमारे यहाँ पर ये कहा जाता है कि अगर किसी आर्मी में एलिफेंट है तो वो बहुत स्ट्रांग है। बट लेकिन कारण एक बहुत स्ट्रांग है, बट लेकिन एक समस्या क्या है, हाथी तो बहुत स्लो चलता है, तो आर्मी की मूवमेंट भी स्लो है। तो आर्मी, मान लीजिए कि किसी को री देनी है, और री देने के लिए जो यूनिट गई उसमें हाथी है। अब हाथी को पहुंचने के लिए तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा। तो ये भी एक कंसर्न था। और बाबर की आर्मी में घुड़सवार बहुत तेज थे, और ऊपर से बाबर ने क्या किया था कि जो उसकी कैनॉइन थी ना वो छोटी छोटी थी, जो तोपें थी वो छोटी थी, तो उनको उसने जो है वो एक तरह से जैसे रथ वाला कंसेप्ट था ना, उस तरह का कंसेप्ट फॉलो किया हुआ था। तो उससे क्या था कि वो क्विकली चेंज हो जाती थी। तो एक यहाँ से अगर तोप चलाई, ठीक है, एक गोला यहाँ से दागा तो दूसरा कहीं और से, तो उससे क्या था कि आप इसको डिस्ट्रॉय ही नहीं कर पाओगे। तो ये भी एक प्लस पॉइंट था बाबर के पास। देन सोसाइटी की बात करते हैं कि फिर ये सोसाइटी कैसी थी। अब देखो, इंडियन सोसाइटी की अगर हम बात करें तो डाइवर्सिटी का कंसेप्ट जो हम आज फॉलो करते हैं ना, ये हमारे पास पहले से है। तो हमारी सोसाइटी शुरू से डाइवर्सिफाइड सोसाइटी है, ठीक है। कैसे? यहाँ पे डिफरेंट जो है वो रिलीजन है, यहाँ पे डिफरेंट लैंग्वेज है, डिफरेंट कल्चर है, ठीक है, और द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंट एथनिक लोग हैं। हर जो है वो धर्म के, जाति के, लैंग्वेज बोलने वाले, कल्चर वाले, सब तरह के लोग यहाँ पर है। मतलब किसी चीज़ की कमी नहीं है। तो मतलब क्या है, कल्चरली वी आर रिच, ठीक है। और ये रिचनेस सिर्फ ऐसी नहीं है कि हिंदू मुस्लिम, नहीं, ये रिचनेस एक कंसेप्ट के साथ लिंक करती है, वो है गंगा जमुना तहजीब, मतलब यूनिटी। जैसे सूफीज्म, इस्लामिज्म का एक ऐसा कंसेप्ट सूफीज्म जिसको हम एक्सेप्ट करते हैं। सूफीज्म मतलब हिंदू मुस्लिम यूनिटी, जो दोनों में अच्छा है उसको यहां पे एक्सेप्ट किया गया। और ये हमारी सोसाइटी का एक रिच कल्चर है उसको बताता है। तो ये यहाँ पर था, मतलब अपनी सोसाइटी को लेकर कोई चैलेंज नहीं था, मतलब एक तरह से डाइवर्सिफाइड सोसाइटी थी। बट लेकिन सोसाइटी के अंदर बहुत समस्याएं थी। जैसे अगर हम बात करते हैं इनइक्वालिटी, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, जो कास्ट बेस्ड जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है वो एक ये पॉइंट, ठीक है। पहला पॉइंट,
जो रिचुअल्स है वो ऑर्थोडॉक्स हो गए हैं, मतलब बहुत टफ। जैसे ऑलमोस्ट ऐसा कहा जाता है कि ब्राह्मणिकल डोमिनेशन जब बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है, तो एक तो संस्कृत पढ़ना आम लोगों को अलाउ नहीं था, तो समझ भी नहीं आता था बोल क्या चल गए, बोल कर क्या चले गए। तो इसकी वजह से क्या था कि बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे थे, ऑर्थोडॉक्स नेचर हो गया था सोसाइटी का, और ऊपर से कास्ट बेस्ड जो डिस्क्रिमिनेशन हो रही थी वो भी पीक पर थी, तो ये भी चल रहा था साथ के साथ में। तो अब इनसे कैसे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जैसे आज के टाइम पे हम बात करते हैं इक्वालिटी का कंसेप्ट हम प्रमोट कर रहे हैं, तो उस टाइम पर नहीं हो रहा था, उस टाइम पर भी चल रहा था। तो ये जो रिलीजियस जो ऑर्थोडॉक्सी थी, स्पेशली रिचुअल्स को लेकर, ठीक है, या अदर प्रैक्टिसेस को लेकर, इसको लेकर शुरू हुआ भक्ति मूवमेंट, जिसको हम कहते हैं एक तरह से सोशल रेवोल्यूशन। तो ये भी क्या है, अमेंडमेंट का फीचर है। हमारे पास चैलेंजेस आए इन फॉर्म ऑफ ऑर्थोडॉक्सी, इन फॉर्म ऑफ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, तो देन वी मूव टुवर्ड भक्ति मूवमेंट, वी मूव टुवर्ड रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन इन फॉर्म ऑफ सोशल वे में भक्ति मूवमेंट। हमने भक्ति मूवमेंट का प्रचार किया, हमने कहा वन गॉड, भाई भगवान तो सबका एक ही है, वही एक सब कुछ, भगवान एक ही है, कोई चेंज नहीं है, उसके रूप अलग अलग है लेकिन भगवान एक ही है, ठीक है। देन उसके बाद जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है, इसको एलिमिनेट करने के लिए हमने किए सोशल रिफॉर्म्स, और ये सोशल रिफॉर्म्स में फिर आपको कबीर, गुरु नानक देव जी, ठीक है, ये सब मिलते हैं देखने को। तो उन्होंने क्या कंसेप्ट प्रमोट किया, इक्वालिटी का। जैसे गुरु नानक देव जी ने कंसेप्ट जो लेकर आए वह पहले पंगत फिर संगत, तो वो कंसेप्ट फिर यहाँ पर आपका लिंक करता है। तो ये इक्वालिटी का कंसेप्ट है जो कि एक तरह से शुरू हुआ, ये भी सोसाइटी के साथ लिंक करता है हमारी 16th सेंचुरी की। अब हम चलते हैं थोड़ा सा पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से और बैटल पर चलते हैं पानीपत की।